प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने देखा था, पूरा स्टडी किया था डायोड के बारे में और डायोड की किस प्रकार से उसमें हम धारा की बात करते हैं, किस प्रकार से संधि का पीएन संधि का निर्माण होता है, किस प्रकार से अग्रबायस का प्रभाव आता है, किस प्रकार से पश्चबायस का प्रभाव आता है और किस प्रकार से उसमें धारिता प्रभाव को हम देखते हैं। तो हमने डायोड का सबसे बड़ा गुण जो देखा वो ये देखा कि डायोड अग्रबायस में तो धारा उसमें से प्रवाहित होती है, लेकिन पश्च बायस में जो धारा है उसका चूंकि अवक्षय परत की मोटाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो धारा का मान नगण्य हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकती हूँ कि डायोड वो मेरे पास युक्ति है, वो डिवाइस है जिसके द्वारा धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। कब होती है? जब उसको हम अग्रबायसित करते हैं और अग्रबायस में प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, पश्च बायस में धारा बहुत कम बहती है, इसलिए उसका जो पृष्ठ प्रतिरोध का मान है वो बहुत अधिक होता है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि डायोड वो युक्ति है जिसके द्वारा धारा एक ही दिशा में बहती है। अब इस गुण का प्रयोग हम करते हैं दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी क्या है? रेक्टिफायर्स क्या हैं? रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। एसी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। डीसी क्या है? दिष्ट धारा। और प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जो कि समय के साथ जिसकी दिशा भी बदलती है, मान भी बदलता है। यानी वो एक बार बहती है पॉजिटिव फेज में, एक अर्ध चक्र के लिए बहती है पॉजिटिव फेज में, तो दूसरे अर्ध चक्र के लिए बहती है नेगेटिव फेज में। जबकि डीसी क्या है? और सामान्यतः हम ये भी जानते हैं कि आपके पास जो घरों में एसी आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज के आसपास होती है। और जो डीसी है यानी जो दिष्ट धारा है, आइडियल दिष्ट धारा की अगर मैं बात करूं तो ना तो उसका मान बदलेगा समय के साथ, ना ही उसकी दिशा बदलेगी, वो एक ही फेज में बहेगी। और अगर उसका एक ही फेज में वो बह रही है लेकिन उसका मान कुछ बदलता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट उपस्थित हैं, कुछ उसको हम नाम देते हैं रिपल उपस्थित है, कुछ उसमें उर्मिका उपस्थित है और उस उर्मिका को दूर करने के लिए फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। तो इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे रेक्टिफायर्स और फिल्टर्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रेक्टिफायर क्या चीज़ है। तो इसका मतलब एसी को डीसी में बदलने के लिए जो काम किया जा रहा है वो एक परिपथ के द्वारा किया जाता है और वो परिपथ कहलाता है दिष्टकारी। और दिष्ट कारण का जो मुख्य अवयव है यानी कि एसी को डीसी में बदलेगा कौन, तो वो जो रेक्टिफिकेशन के लिए जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है डायोड। क्यों? क्योंकि डायोड के द्वारा एक ही दिशा में धारा बहती है, एक ही फेज में धारा बहती है जब होता है, और जब वो रिवर्स पास होता है तो उसमें से कोई धारा नहीं बहती है। और इसी कारण से जो डायोड है वो रेक्टिफिकेशन का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब ये दिष्टकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो दिष्टकारी दो प्रकार के हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। यहाँ एक एसी वेव आपको हमने दिखाई है, तो इसमें ये दोनों फेज में बह रही है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आप देख रहे हैं ये 0 से t/2 का साइकिल है, पॉजिटिव फेज में बह रही है। दूसरे t/2 से t के साइकिल में अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव फेज में बह रही है, उससे अगले में पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में। इस प्रकार से जो साइन या कोसाइन कंपोनेंट है, यहाँ मैंने साइन कंपोनेंट के रूप में एसी को दिखाया है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आधी तरंग का आपके पास आधा वक्र ही अगर मैं इसका काम में ले पाती हूँ तो वो कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकरण। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये सिर्फ एक ही फेज को दिखा पा रहा है, केवल पॉजिटिव फेज का दिष्टकरण को ही काउंट कर पा रहा है, नेगेटिव फेज को ये डीसी में नहीं बदल पा रहा है। तो ये हाफ वेव है, यानी कि आधे चक्र के लिए तो ये काम कर रहा है, फिर आधे चक्र के लिए नहीं करता है ये काम, फिर उससे आधे चक्र के लिए ये काम करता है और उससे अगले आधे चक्र के लिए ये काम नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो जो आपके पास अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो केवल आधी ही तरंग का क्या कर रहा है, 0 से t/2 का किया, फिर आपके पास t से 3t/2 का किया, यानी आधे आधे चक्र के लिए काम कर रहा है और आधे चक्र के लिए इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। तो यानी एक तरह से मैं ये कहूँ कि इसका जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा है उसका आधा ही वक्र एक ही फेज काम में लिया जाता है डीसी में बदलने के लिए। और इसके लिए जो डायोडों की संख्या हम यूज़ करते हैं सर्किट में वो केवल एक ही होती है। और तो इसका हमने अर्ध तरंग दिष्टकरण का जो ग्राफ है ये तो था इनपुट एसी, और ये आउटपुट जो मुझे अर्ध तरंग के लिए डीसी मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी। अगर मान लो पूर्ण तरंग की मैं दिष्टकारी की बात कर रही हूँ तो पूर्ण तरंग में ये पूरी ही वेव का क्या हो जाता है,
पूरे चक्र के लिए ही क्या हो जाता है, दिष्टकरण होता है। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि पहले इस करण के लिए, पहले चरण 0 से T/2 के लिए ये मुझे आउटपुट मिला, दूसरे का भी क्या हो गया, दिष्टकरण हो गया, तो ये दूसरे के लिए भी मुझे आउटपुट मिल रहा है। इस प्रकार से मेरे को पूर्ण तरंग में, एक पूरी तरंग के लिए, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जहाँ मुझे तरंग नहीं मिल रही हो, ऐसा समय नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास AC को DC में बदलने का काम हो रहा है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आधे चक्र के लिए हो रहा है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में सभी चक्रों के लिए दृष्टिकरण हो रहा है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें तो धारा तो एक ही दिशा में बह रही है, चाहे वो हाफ वेव की बात कर रही हूँ, चाहे मैं वो फुल वेव की बात कर रही हूँ। लेकिन इसमें अगर हम मान देखें तो मान नियत नहीं है, मान बदल रहे हैं। और ये मान बदल रहे हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, इसमें AC के कंपोनेंट उपस्थित हैं, इसलिए ये कहा गया है DC विद रिपल। और जब हम फिल्टर लगाते हैं और इसको कम करने का प्रयास करते हैं तो ये लगभग, हालांकि यहाँ हम देखें हैं तो मान तो बदल रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बदल रहा है जितना कि यहाँ था। यानी AC कंपोनेंट्स को कम किया गया है, क्या यूज़ करते हुए, फिल्टर यूज़ करते हुए। और आइडियल DC हम देखते हैं कि समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलती है। वो क्या होती है, ना तो मान बदल रहा है उसका, ना दिशा बदल रही है, तो एकदम नियत होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आइडियल DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो आज हम देखेंगे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी का मैं किस तरह से परिपथ बनाती हूँ और किस तरह से इसके अर्ध तरंग दृष्टिकरण को स्पष्ट करती हूँ और कैसे इसके लिए विभिन्न धाराओं के मान हम निकालते हैं और इसकी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी दक्षता को मैं डिफाइन कर सकती हूँ। तो यानी पूरा एनालिसिस हम कर सकते हैं अब हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो यहाँ एक हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने सर्किट दिखाया है। यहाँ पे ये AC है, AC सोर्स है और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये इसके इंडक्शन को दिखा रही हैं लाइनें। अब ये जो इससे कॉम्बिनेशन से जो AC मुझे मिल रही थी, उस AC को मैंने कहाँ अप्लाई किया है, डायोड पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरा जो दृष्टिकरण का प्रमुख अवयव है वो कौन है, डायोड है। अब इस डायोड से होने के बाद जो आउटपुट मैं ले रही हूँ वो इस लोड पे ले रही हूँ। एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया है, लोड रेजिस्टेंस, जिसे मैं RL से लिख रही हूँ, और इसके अक्रॉस क्या नापा जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट धारा को नापा जा रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव फेज आता है, यानी यहाँ पॉजिटिव लगता है या नेगेटिव लगता है, तो जैसे ही पॉजिटिव फेज डायोड के P से जुड़ता है तो ये फॉरवर्ड बायस में आता है और फॉरवर्ड बायस में आता है तो इसमें से धारा बहती है और धारा बहती है तो वो लोड में से होकर पुनः इनपुट की ओर जाकर सर्किट को ये पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर लोड में से इस समय धारा बह रही है, यहाँ पॉजिटिव फेज लगा है तो डायोड अग्र बायस में आ चुका है, तो यहाँ पर आपके पास धारा बहती है तो आपको वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ पे ये इनपुट करंट मैंने दिखाई जो कि AC है। तो पहले हाफ चक्र के लिए चूँकि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में था तो यहाँ मुझे धारा देखने को मिलती है, वोल्टा आउटपुट मुझे देखने को मिलती है। लेकिन अब अगले फेज में ये नेगेटिव हो जाता है टर्मिनल, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव होते ही जो डायोड है मेरा वो रिवर्स बायस में चला जाता है और रिवर्स बायस में मुझे मालूम है धारा नहीं बहती है और धारा नहीं बहती है तो लोड में मुझे कोई भी धारा या वोल्टा मुझे देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब उसके नेक्स्ट फेज में वापस ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वापस फॉरवर्ड बायस में आएगा तो धारा बहेगी, उसके अगले में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसलिए ये रिवर्स बायस में तो कोई नहीं धारा बहेगी। इस प्रकार से मुझे आउटपुट जो मुझे अर्ध तरंग दृष्टिकारी से जो लोड पे मिल रहा है उसको मैं हर आधे चक्र के लिए, अल्टरनेट आधे चक्र के लिए दिखा सकती हूँ। तो अब इसका एनालिसिस करने के लिए हम गणितीय रूप से इसका एनालिसिस करना चाहते हैं। तो लोड से जो प्रवाहित धारा का मान है हम जानते हैं कि I = V/R आता है और जो V इनपुट वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग है, इसलिए इसको मैं लिख सकती हूँ Vm sin ωt से। और जो प्रतिरोध है इस परिपथ का वो मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस। यहाँ आप ध्यान रखें इस कुंडली का भी रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं इसको नगण्य मान सकती हूँ किसकी तुलना में, RL और RF की तुलना में। तो यहाँ पर जो मैंने दिखाया है रेजिस्टेंस वो क्या है, एक तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का अग्र प्रतिरोध और इस लोड का जो भी रेजिस्टेंस हमने लगाया वो कुल प्रतिरोध हो गया। तो बहने वाली लोड में जो धारा मुझे मिलेगी वो Vm sin ωt/RF + RL, और Vm/RF + RL को किससे दर्शा दिया है मैंने, Im से। तो ये I = Im sin ωt, लेकिन ये कितने चक्र के लिए बह रही है, आधे चक्र के लिए, यानी जब समय क्या है 0 से T/2 के बीच है। और अगले आधे चक्र के लिए जब T का मान आपके पास T/2 से T के बीच है तो यहाँ पे धारा क्या मिल रही है, 0, यहाँ कोई धारा नहीं मिलती है। या फिर अगर मैं इसको फेस के रूप में दिखाऊं तो ωt फेस कला कहलाती है और ये कला जब 0 से पाई के बीच में है
तब तो मुझे आपके पास धारा मिल रही है। जब पाई से 2 पाई के बीच में है तो मुझे कोई धारा नहीं मिल रही है। तो ये इसके जो फलन है धारा का मैं इस तरह से दिखा सकती हूँ कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी जब t इज़ बिटवीन 0 to t/2 और I इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज़ बिटवीन t/2 एंड t। और अगर मैं फेज के रूप में कहूँ तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी व्हेन फेज इज बिटवीन 0 to पाई एंड I इज इक्वल टू 0 व्हेन फेज इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई। और अब इसका गणितीय विश्लेषण हम करते हैं। तो धारा का, निर्गत धारा का औसत मान हम निकालते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट क्या है? तो एवरेज निकालने का जो मेरा तरीका है वो क्या है कि 1/t 0 से t, क्योंकि एक आवर्तकाल के लिए हम एवरेज करेंगे तो एक आवर्त के लिए कितने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं डिवाइडेड बाय हमने आवर्तकाल से इसको भाग दे दिया है। तो 1/t 0 से t i dt, या फिर इसको मैं यूँ भी दिखा सकती हूँ फेज के टर्म्स में 1/2 पाई 0 से 2 पाई i d ओमेगा टी। यहाँ डी टी के साथ केवल, और यहाँ डी किसके साथ, डिफरेंशियल किसके साथ, फेस के साथ, यानी ओमेगा टी के साथ। तो आप किसी भी तरह से करें रिजल्ट वही आएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आई का मान हमने रख दिया, आई का मान 0 से t/2 में आई एम साइन ओमेगा टी और t/2 से t में 0। साइन ओमेगा इंटीग्रेशन किया तो कॉस ओमेगा टी, लिमिट्स लगा दी। और लिमिट्स लगाने के बाद जब हमने इसका मान रखा तो ओमेगा का मान आपके पास हम जानते हैं 2π/t होता है। तो 2π/t इंटू t/2 करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा पाई। और अगर मैं इसको 0 रख रही हूँ तो ये 0 ही आएगा। कॉस पाई का मान -1 होता है, कॉस 0 1 है तो ये 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओमेगा का मान वापस हमने यहाँ रख दिया t/2 पाई। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो IDC है वो मेरे पास आ जाती है Im/पाई के बराबर। तो ये था कि हम किस प्रकार से निर्गत धारा का औसत मान निकालते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं निर्गत धारा के, निर्गत वोल्टता के मान की। तो निर्गत विभव का जो औसत मान है वो हम निकाल सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू RL होता है। तो IDC में निकाल चुकी हूँ औसत मान को। तो यहाँ पर Im/पाई मैंने रख दिया इंटू RL। आप Im का मान रख सकते हैं Vm/RL प्लस RF, और पाई यहाँ पे है इंटू RL। तो इस तरह से मैं विभव का मान भी निकाल सकती हूँ। अब मैं निकालूंगी धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धर का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, वर्ग, यानी पहले तो धारा का वर्ग करें, ये वर्ग किया मैंने, फिर इसका माध्य लें, फिर इसका क्या लें, वर्गमूल लें, पावर हाफ, यानी वर्ग, धारा का वर्ग, फिर उसका माध्य और फिर उसका वर्गमूल हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और ये रेक्टिफायर्स के अध्ययन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। तो वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए वही तरीका कि 1/t 0 से t I² dt पावर हाफ, या फिर इसको आप फेस के टर्म्स में निरूपित करेंगे तो dt की बजाय आपके पास d ओमेगा t हो जाएगा, और यहाँ पे t के बजाय 1/2 पाई और 0 से 2 पाई। आप किसी भी तरह करें मान वही मिलेगा आपको। तो अब i का मान मैंने रख दिया, आई एम साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर कर दिया है। अब साइन स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, फॉर्मूला यूज़ किया cos 2 ओमेगा टी का। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया आपके पास 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसको हमने दो टर्म्स बन जाएंगी, एक तो आपके पास इंटीग्रेशन मुझे t मिलेगा, दूसरे में साइन 2 ओमेगा टी का करूँगी तो cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा यानी 4 ओमेगा बन जाएगा। अब इसमें मैं लिमिट्स रख दूंगी, और लिमिट्स सब रखने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाता है कि IRMS का मान मुझे मिल जाता है Im/2, यानी जो मैक्सिमम करंट है उसका आधा क्या मिल जाती है मुझे, रूट मीन स्क्वायर करंट मिल जाती है। अब इससे विभव भी आप निकाल सकते हैं, और विभव का मान क्या होगा, IRMS इंटू RL। IRMS का मान Im/2 तो RL, तो Im का मान आप रख दीजिए Vm/2 RF प्लस RL इंटू RL, ये मान मुझे मिल जाएगा। अगर RL का मान बहुत ज़्यादा हो किसकी तुलना में, डायोड के गतिक प्रतिरोध की तुलना में, और अग्र प्रतिरोध हम जानते हैं बहुत कम होता है, इसलिए इसको नगण्य मान लें तो मुझे मान मिल जाएगा वोल्टता का Vm/2 के बराबर। अब हम देखना चाहते हैं इस रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होगी। तो दक्षता का फॉर्मूला क्या है कि निर्गत शक्ति मुझे कितनी मिली, किसके अनुपात में, निवेशी के अनुपात में। और यही आप जानते हैं कि जब हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ हमेशा विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य के आधार पर निकाला जाता है, और यहाँ उसी को एक तरह से बेस मानते हुए हमने निकाली है दक्षता क्या होगी कि निर्गत शक्ति कितनी मिली है निवेशी शक्ति के अनुपात में, और प्रतिशत पे निकालना है इसलिए 100%। तो शक्ति मतलब PDAC/PAC। तो लोड में जो शक्ति जा रही है वो निर्गत शक्ति है। तो निवेशी जो निर्गत शक्ति कौन सी है, दिष्ट है, वो किस में जा रही है, दिष्ट शक्ति लोड में। तो इसलिए IDC² RL, और जो निवेशी शक्ति है
वो किसके द्वारा दी जा रही है, एसी करंट के द्वारा दी जा रही है, और वो पूरे परिपथ में संचरित हो रही है, इसलिए एपी एसी का मान हो जाएगा IRMS² इंटू RS प्लस RL RF प्लस R। यहाँ सारे ही प्रतिरोध हमने मान लिए, कुंडली का प्रतिरोध है, ये डायोड का आगे प्रतिरोध है, और ये लोड रेजिस्टेंस है। तो इस दोनों को मिला के मैंने R लिख लिया है। तो IPAC का मान हो गया IRMS² R प्लस RL, और IDC का मान मैं निकाल चुकी हूँ, IM/π होता है। IRMS का मान मुझे मालूम है, IM/2 होता है। तो PDC का मान मुझे मिल जाएगा IM/π का होल स्क्वायर RL, और PAC का मान मिल जाएगा IM/2 का होल स्क्वायर RL इंटू, यहाँ से RL कॉमन ले लिया है, तो RL इंटू 1 प्लस R/RL। तो जो दक्षता मुझे मिलती है वो मिल जाती है 4/π² 1 प्लस R/RL इंटू 100, और इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाती है ये कितनी, 40.6%। यानी दक्षता इसकी बहुत कम है, सिर्फ 40% के ही आसपास है, और ये मुझे दिख रहा है कि लोड बढ़ने पर ये दक्षता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअल, ये तो मैक्सिमम शक्ति है जो कि मुझे अर्ध तरंगदिष्टकारी से मिल सकती है। तो मैक्सिमम जो शक्ति है वो जब इतनी है, तो एक्चुअल जो शक्ति है वो हमेशा इससे क्या होगी, कम होगी। अब रिपल की हमने बात की थी कि इसमें एसी के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि धारा का मान तो बदल रहा है, दिशा भले नहीं बदल रही है। तो उस रिपल का फैक्टर मान, यानी जो आउटपुट है उसमें कितने एसी के कंपोनेंट्स उपस्थित हैं, उसको निकालने के लिए ये रिपल फैक्टर गामा का मान हो गया IAC/IDC या VAC/VDC। अब यहाँ पर हम इनका मान निकालने के लिए, IAC का मान मुझे नहीं मालूम है, तो IAC का मान निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक शक्ति का फॉर्मूला मुझे अच्छे से मालूम है कि कुल शक्ति क्या रहेगी आपके पास। जो लोड प्रतिरोध पर जो कुल शक्ति है वो किस किस पर होगी, लोड प्रतिरोध पर कुल दिष्ट शक्ति कितनी है और लोड प्रतिरोध पर कुल प्रत्यावर्ती शक्ति कितनी है, उन दोनों का योगफल होगी। तो लोड पे जो कुल शक्ति है वो DC शक्ति प्लस AC शक्ति लोड की। तो जो आपके पास जो कुल शक्ति है वो IRMS² इंटू RL है, DC शक्ति IDC² RL है, AC शक्ति IAC² RL है। अब यहाँ पर मुझे IAC नहीं मालूम है, IRMS मैं निकाल चुकी हूँ, IDC मैं निकाल चुकी हूँ, तो इसको सॉल्व करके मैं IAC निकाल लेती हूँ और उसको मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ फार्मूले में। तो यहाँ जब मैं रखती हूँ तो मुझे रिपल का क्या मान मिल जाता है, IRMS² अपॉन IDC² माइनस 1 की पावर हाफ। और IDC भी मुझे मालूम है, IRMS भी मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं रिपल का मान निकाल लेती हूँ और रिपल का मान मुझे मिल जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद 1.21, या परसेंटेज में निकालूँ तो 120%, 121%। इसका मतलब ये 121% यानी 100% से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो AC के कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अधिक उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा रेक्टिफायर नहीं है, क्योंकि इसमें रिपल क्या है, AC के कंपोनेंट्स बहुत अधिक हैं। अब एक और चीज़ हम डिफाइन करते हैं इसके लिए, वोल्टेज रेगुलेशन। और वो कैसे डिफाइन किया जाता है, V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V नो लोड। V नो लोड क्या है, खुले परिपथ में निर्गत वोल्टा RL की अनुपस्थिति में, और फुल लोड जब RL की उपस्थिति में, लोड की उपस्थिति में हम वो निकालते हैं निर्गत वोल्टा। और अगर मैं आइडियल पावर सप्लाई की बात करूं तो वो लोड प्रतिरोध पर निर्भर होनी ही नहीं चाहिए, कि आपके पास जो निर्गत वोल्टा है, चाहे मैं लोड का मान कितना भी बदलूं, वोल्टेज रेगुलेटेड अगर है तो मुझे आउटपुट वोल्टेज वही मिलनी चाहिए। और ये वोल्टेज जो पावर सप्लाई के रूप में हम वोल्टेज डिवाइसेस बनाते हैं, वो आउटपुट जिस वोल्टा हम जिससे लेते हैं, ऐसी पावर सप्लाईज के लिए मुझे आदर्श शक्ति प्रदायक जरूर चाहिए होता है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो। यानी वोल्टेज रेगुलेशन 0 का होने का मतलब नो लोड और फुल लोड बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने का मतलब कि लोड लगाने का इस पर कोई असर नहीं है, चाहे मैं लोड कितना भी लगाऊं, मेरी जो वोल्टा है वो क्या रहेगी, नियत बनी रहेगी। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में इसको काम करते हैं, कि हमारे पास जो वोल्टा नियम है वो कम, वोल्टा नियम है ना, वो कम से कम हो किसी भी पावर सप्लाई का, तो वो अच्छी डिवाइस मानी जाएगी। तो अब यहाँ पर एक और हम डिवाइस एक और यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी विकसित कर रहे हैं, वो है शिखर प्रति वोल्टा, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज। और पीक इनवर्स वोल्टेज किसी भी डायोड पे लगने वाली वो वोल्टेज है जबकि वो चालन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डायोड हमने देखा कि एक अवस्था में तो चालन करता है और दूसरी अवस्था में चालन नहीं करता है। और अगर वो चालन नहीं कर रहा और उस पर वोल्टा इतनी ज़्यादा लग जाती है कि वो उसको सहन नहीं कर सकता, तो डायोड ब्रेक हो जाता है, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके पास डायोड वो लगाया जाए जो कि उसमें जिसकी जो सहन करने की क्षमता है वोल्टा,
वो पीक इन्वर्स वोल्टेज से थोड़ी सी अधिक हो। तो हमने देखा कि डायोड जब चालन की अवस्था में नहीं है तो यहाँ पर पीक इन्वर्स वोल्टता कितनी लगेगी, Vm के बराबर लगेगी। और इसके लिए आगे एनालिसिस में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्धतरंग का जब हम फोरियर रूपांतरण करते हैं तो वो किस तरह से दर्शाया जाता है, I इज इक्वल टू Im 1/पाई 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस 2/3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। यानी ये फर्स्ट हार्मोनिक्स, ये सेकेंड हार्मोनिक्स और ये फोर्थ हार्मोनिक्स। तो ये प्रथम पद जो इसमें कोई भी ओमेगा फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी यहाँ पर पल्सेटिंग टर्म नहीं है, तो ये आपके पास डीसी को निरूपित कर रहा है। और बाकी सब में यहाँ टर्म में ओमेगा उपस्थित है, तो ये किसको निरूपित करता है, उसके प्रत्यावर्ती घटक को निरूपित करता है। ये फोरियर सीरीज के एनालिसिस आप कर चुके हैं, तो उससे आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कल इन सभी टर्मिनोलॉजी को निकालेंगे किसके लिए, अगले लेक्चर में फुल वेव के लिए। धन्यवाद।